Hello student, good morning all of you. Now we start organic and today topic is aromatic compound, benzene. Write down heading aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon. Aromatic hydrocarbon. Benzene ring. बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन। ठीक है, तो हम इसका स्टडी करने वाले हैं। तो पहले कुछ हमें क्या क्या पढ़ना होगा इसमें। तो मेन हमें जो पहला पॉइंट है ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये हमें मेन पढ़ना इसमें। सेकेंड जो है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो मेन हम बेंजीन पढ़ने के पहले, मतलब बेंजीन में मेन हमें ये तीन चीजें पहले जानना जरूरी होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जो कि जीओसी का पार्ट है और हो चुका है हमारा। ये पार्ट हम अभी टीच नहीं करेंगे, मतलब ये तो हो चुका हमारा, रिवाइज के लिए लास्ट में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस वन इज मेन पार्ट। ठीक है, देन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हम देखेंगे। तो राइट डाउन क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। हो गया, बेंजीन रिंग, ये हम पढ़ने वाले। बेंजीन, बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें आरएस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आरएस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। ठीक है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हाँ नेक्स्ट जो है वो है sp, each carbon has sp2 hybridization, sp2 hybridization, sp2 hybridization जो कि प्लेनर होगा। sp2 बोले तो प्लेनर। तो 6 कार्बन जो है वो 6 कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है वो प्लेनर होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग,
ये है हमारा बेंजीन रिंग और यहाँ पाई बॉन्ड है। एक ये एक्स ओवरलैपिंग यहां हुआ पाई का, ठीक है। एक ओवरलैपिंग पाई का यहां हुआ है और एक ओवरलैपिंग पाई का यहां हुआ है। कुल मिला के ये है कि जो रिंग है, रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और रिंग के नीचे भी है, रिंग के ऊपर भी है और रिंग के नीचे भी है। रिंग के ऊपर भी है और रिंग के नीचे भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है, ठीक है। चलो, तो जो लेट ज्वाइनिंग, जो लेट आए हो तो ध्यान से सुन लो एक बार। हम आज पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर इसके बाद 12 से स्टार्ट हो जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला हमारा है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, जो कि हम जीओसी में पढ़ चुके हैं। दिस वन इज पार्ट ऑफ जीओसी। लास्ट में रिवाइज के लिए एक बार रिवाइज करवा दूंगा। सेकेंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम अभी इसी को पढ़ने वाले हैं और इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा और कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो बताऊंगा। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड हाउ टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म विल बी फॉलो। देन हम बताएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, ठीक है। ये चीजें, हम दो चीजें अभी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट हम अभी टीच करने वाले हैं। अब यहां पर जो है बेंजीन, बेंजीन के बारे में हम क्या जानते हैं? C6H6 बेंजीन। बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं डबल, सिंगल, डबल। बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये रिजोनेंस हो रहा है तो इसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ऐसे लिख देते हैं। हाइब्रिड रेजोनेंस में हम ये बोल देते हैं कि ये घूम रहा इलेक्ट्रॉन डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन है, ठीक है। डॉट से भी लिख सकते हैं और हम ऐसे राउंड में भी लिख देते हैं। तो यहां कंजुगेशन की वजह से ये रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो है ये सिंगल बॉन्ड नहीं है और नहीं है डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो होता है। डबल बॉन्ड यहां है तो कभी यहां भी आ सकता है, और ये सिंगल, डबल, ये सिंगल, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब ये सिंगल है तो देखो यहाँ डबल हो गया, जब ये सिंगल है तो डबल हो गया। तो कभी डबल होगा, कभी सिंगल होगा, कभी डबल होगा, कभी सिंगल होगा, कभी डबल होगा, कभी सिंगल होगा। तो हम समझने के लिए बोल देते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल, डबल, सिंगल। एक्चुअल में हाइब्रिड क्या है? तो हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड, वो ये है। यानी ये जो जितने भी बॉन्ड है वो ना तो सिंगल है ना तो डबल है। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यानी बॉन्ड ऑर्डर उसका 1.5 है, क्योंकि ये इसमें दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, दो आरएस बन रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, नहीं। इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1.5 होगा, यानी सिंगल और डबल के बीच में होगा। ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल और सिंगल के बीच में घूम रहा है वो। तो पहला हम बेंजीन के बारे में क्या जानते हैं? नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि इस पे पोलरिटी, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ रखा है, इसमें पोलरिटी कहीं क्रिएट नहीं होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में हाइब्रिडेशन भी सेम है, तो कहीं पोलरिटी क्रिएट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका, RS2 होगा,
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, इस बॉन्ड को पकड़ लो, किसी दो बॉन्ड को पकड़ लो, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, दो, इसके बीच में कितना है, एक, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया, 3, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया वो 1.5 आ गया। ये बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कोई ना तो डबल है ना तो कोई सिंगल है, क्या है, 1.5 है। अच्छा, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंप्लीट रिजोनेंस है, कंप्लीट रिजोनेंस है, यानी कंप्लीट कंजुगेशन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक कहलाएगा। तो बेंजीन रिंग इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो रिंग के पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पाई इलेक्ट्रॉन से इसके पास होते हैं। सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, यानी sp2 हाइब्रिड में 6 कार्बन है, ये भी sp2 sp2 sp2, यानी ये जो रिंग है वो प्लेनर है, ऐसे प्लेन में है, रिंग ऐसे प्लेन में है, यानी ये जो रिंग है ऐसे प्लेन में है, और प्लेन में ऊपर पाई बॉन्ड ऐसे है और नीचे भी पाई बॉन्ड ऐसे है, यानी ये रिंग में जो 6 कार्बन है वो 6 कार्बन, ये 6 कार्बन प्लेन में है, ये ऐसे प्लेन में है, और ये जो पाई बॉन्ड है ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब ये रिंग जो पाई बॉन्ड का क्लाउडिंग है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। इसीलिए हम ज्यादा जो रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल है ये, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसीलिए हम जो रिएक्शन में देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, यानी जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो सब्स्टिट्यूशन फॉलो होगा और इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो कोई अगर पूछता है कि इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों अटैक, न्यूक्लियोफाइल भी करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन अलग है, उसके लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मोस्टली केसेज में हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो याद रखना ये बेंजीन रिंग जो है वो प्लेनर है और उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का हम इस पे अटैक करवाएंगे। तो हम पहला आज के टाइम में हम यही देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग के बारे में इतना चीजें हमें लिखेंगे कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, बॉन्ड ऑर्डर ना तो डबल बॉन्ड बोलेंगे ना तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, 1.5 बोलेंगे, एरोमेटिक रिंग है ये, क्यों एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन है, रिजोनेंस है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए एरोमेटिक रिंग में आता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, 6 कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर होगा, यानी सारे कार्बन एक ही प्लेन में होंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का ऊपर और नीचे क्या होगा, क्लाउडिंग होगा। तो इसीलिए हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये मैं एरोमेटिक वाला भी पोर्शन करवा चुका हूँ जीओसी में, तो लास्ट में एक बार रिवाइज करवा देंगे हम। तो हमने बेंजीन रिंग पढ़ने के बारे में इतना चीजें हमें पहले जाना कि एक बेंजीन क्या क्या है, इतना लिख लिए होगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन बनाने का तरीका जो है 2-4 तरीके हैं, तो हम लास्ट में वो देख लेंगे। पहले हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो हम पहले देखेंगे, क्योंकि दैट विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बनाने के तरीके में तो डायरेक्ट हम रट लेंगे, बट यहाँ पर लॉजिक आएगा। तो हेडिंग डाल लो, पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। अब ध्यान देना यहाँ पे, मान लो हमने एक बेंजीन रिंग लिया,
अब इस बेंजीन रिंग में हमने यहां पर रिएक्शन करवाया X2 का Cl2Br2 और यहां हमने ले लिया C अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। यहां पर देखो हाइड्रोजन है, यहां पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हर जगह है, तो यहां पर है हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज ध्यान देना, और जब तक ये रिंग है तब तक इसका पोजीशन हम ऑर्थो पैरा डिसाइड नहीं करते हैं। इसमें से अब ये नहीं बोलेंगे ये ऑर्थो है, ये पैरा है, ये मेटा, ये ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब ये 6 कार्बन इक्वल, एक जैसा इक्विवेलेंट है, कोई ऑर्थो कोई मेटा कोई पैरा नहीं है। जब तक ग्रुप नहीं लगेगा तब तक हम ऑर्थो मेटा पैरा बताते नहीं है, ये सब के सब एक जैसे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन हटने के बाद वहां पर लग जाएगा क्लोरीन या X लग जाएगा। ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पे X लग गया, तो हम इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप हट जाता है और उसके जगह पे दूसरा ग्रुप लगता है, तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, तो ध्यान देना, मैकेनिज्म में हम 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि हम यही डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। बाकी 2 और तीसरा स्टेप बार बार रिपीट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो हम ये अलग अलग के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल तैयार करेंगे। मैं यहां के लिए तैयार कर रहा हूं, जैसे मान लो X2 है, क्लोरीन है, अब ये है AlCl3। अब इसका रोल देखना, एक्चुअली क्या है, अल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में ही कि बॉन्ड बनाने के बाद बोरॉन के पास, अल्युमिनियम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक नहीं और भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, डी वाला भी होगा इसके पास, मतलब इसके पास कुल मिला के वैकेंट ऑर्बिटल है। यानी ये लुईस एसिड का काम करेगा, लुईस एसिड का काम करेगा ये, क्योंकि जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको लुईस एसिड का नाम देते हैं हम। अब होता क्या है, ये बॉन्ड जो है यहां से टूटता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ खींच लेता है, इस पूरे पार्ट को ये अपने तरफ अटैच कर लेगा। तो यहां से क्रिएट हो जाता है X+, ये X+ क्रिएट हो जाएगा और ये जो इसके साथ जाके मिल जाएगा और ये बन जाएगा Al, और ये अपना लोन पेयर, ये इसके पास लोन पेयर ही हो गया ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां से उड़ गया था, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। यानी X जो है अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर चार्ज प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस, ये होगा ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, यानी कि ये लुईस एसिड का काम किया और जो इसमें से माइनस वाला पार्ट था वो लुईस बेस का काम किया, लुईस बेस का काम किया। तो ये कुल मिला के इतना पार्ट अपना अलग हो गया, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना समझे कि अल्युमिनियम क्लोराइड का यहाँ पर रोल क्या है। तो अल्युमिनियम क्लोराइड एक्ट एज ए लुईस एसिड, और इसमें से जो निगेटिव वाला पार्ट है, मतलब ये उड़ा के लेके आता है और अपने साथ उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ये स्टेबल होना चाहता है। यानी लुईस एसिड और लुईस बेस का यहाँ एक रिएक्शन होके एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। बच गया हमारा जो मेन पार्ट, वो बच गया X+, यानी यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया। दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो कहीं ना कहीं हम स्टेप 1 में हमने इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो इस तरह से अब हम अलग अलग तरीके से, हम अलग अलग तरीके में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक मैकेनिज्म लेके, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। इसमें यहाँ इस तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं।
ये हर बार आपको बनाना नहीं है, बस देखते समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफाइल प्लस है। हमें इलेक्ट्रोफाइल लगभग याद हो जाता है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल X प्लस है। बाकी के बैकग्राउंड में ये चीजें याद होना चाहिए, या समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या है इसके साथ। तो हुआ कुछ ऐसे, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप 2 में जाएंगे। अब स्टेप 2 में अभी रिएक्शन नहीं हुआ है, अभी केवल ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किए हैं। तो स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है। स्टेप नंबर 2 में अब हम रिंग के पास जाएंगे। ठीक है, रिंग के पास जाने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ध्यान से अब सुनना। अब ये रिंग जो है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जब कंटेनर में इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये है इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसको ये परेशान करेगा, इस पर अटैक करने की बार बार कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसके पास बार बार जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो रिंग है, ये अपना रिंग, अब यहाँ पर तो मैं कोई भी डबल बॉन्ड तोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि सब एक जैसा है। अभी हम यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि कहां पर हम प्लस लगाए कहां पर माइनस लगाए। अब ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और टूटेगा तो प्लस और माइनस। अच्छा, हम यहाँ आर्गुमेंट नहीं करेंगे सर इधर प्लस के इधर माइनस के, दोनों एक जैसा है, कहीं भी रखो चलता है। लेकिन जब ग्रुप लग जाएगा तो यही हमारे लिए टेढ़ा खीर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जहां ग्रुप लगेगा वहीं पर। लेकिन अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्लस और माइनस कहीं भी लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब होगा क्या, यहां पर ये जो X प्लस है ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्लस अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है X प्लस इस पे अटैक मारेगा, बॉन्ड तोड़ के इस पे अटैक मारेगा। अब अटैक मारेगा तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा, यहां पर X प्लस लग जाएगा। अभी कहीं भी लगा दो प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां पर प्लस क्रिएट रहेगा। अब इस चीज को थोड़ा हम ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर एक दो चीजें ऑब्जर्व करने के लायक है, तब हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। हमारा स्टेप नंबर 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस ऑब्जर्वेशन बाकी है। तो अब ऑब्जर्वेशन देखते हैं। डबल सिंगल और प्लस कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, डबल सिंगल प्लस कंजुगेशन में है। यानी कुल मिला के ये जो है यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक, पूरे में नहीं, यहां से लेके यहां तक एक रिजोनेंस हो रहा है। यहां से लेके पूरे रिंग में नहीं हो रहा है, यहां से लेके यहां तक हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब एक चीज ध्यान देना, दूसरा हमारा एनालिसिस का तरीका, ये रिंग अच्छा खासा एरोमेटिक था, ये रिंग एरोमेटिक था, और एरोमेटिक हम जानते हैं क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्योंकि एरोमेटिक पढ़ने का रीजन क्या है, स्टेबिलिटी पहचान करना। तो हाईली स्टेबल है, लेकिन यहां पर एरोमेटिसिटी हट गया। यहां पर देखोगे आप, यहां पर देखो, इसमें देखोगे तो आ जाएगा, इसमें देखो आप, यहां एरोमेटिक हट गया। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन 4, और पूरे में रिजोनेंस भी नहीं हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक का रूप ले लिया, ये नॉन एरोमेटिक का रूप ले लिया, पूरे में रिजोनेंस भी नहीं हो रहा है, केवल इतना ही दूर में रिजोनेंस हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक बन गया। नॉन एरोमेटिक बनना, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नॉन एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब एक एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनना, सफर तय करना इसके लिए मुश्किल का काम है। एक अच्छा खासा स्टेबल था और रिएक्शन करने के चक्कर में अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया इसने, और नॉन एरोमेटिक बन गया। तो यहां से यहां बनना, यही इसका आईडीएस है। यहां से ये ध्यान रखना है, बीच में बना है, हमने जानबूझ के बनाया है, यानी यहां से ये बनना, दैट इज आईडीएस। यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है,
यही इसके रेट को डिटरमाइन करेगा। क्यों? क्योंकि एक अनस्टेबल से स्टेबल में बनना, ये धीरे 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 बनेगा, जल्दी नहीं बन पाएगा, ये स्लो स्लो बनेगा, क्योंकि कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाना चाहता है। यहां एरोमेटिसिटी लॉस हो रही है, एरोमेटिसिटी लूज हो रही है यहां पे, इसीलिए धीरे 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 बनेगा और यही इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब हमें यहां से दो चीज समझ में आया, ये स्लो स्टेप है और यहां सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो सेकेंड स्टेप में हमने अटैकिंग के बारे में सोचा, अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच था, अच्छा खासा एरोमेटिक से क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बना, और ये इसको यहां से लेके यहां तक रेजोनेंस को हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बेंजीन के बदले C6 H6 के बदले अगर C6 और D6 दे दिया जाए, वहां हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया जाए, तो क्या रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा? क्या रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा? तो अब देखेंगे हम रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्या हुआ तो अभी तक? तो अभी तक कुछ हुआ कुछ भी नहीं है, केवल ये डबल बॉन्ड टूटा है। हम इसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब ये स्लो स्लो है। तो अभी तक तो हाइड्रोजन का कोई रोल ही नहीं आया, अभी तक या तो हाइड्रोजन रहे या ड्यूटेरियम रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो हाइड्रोजन रहने से और ड्यूटेरियम रहने से क्या फर्क पड़ेगा उसको? क्या तोड़ने में उसको परेशानी होगी? नहीं, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम क्या कर लेगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रहे रिएक्शन में या ये रहे, रिएक्शन का स्पीड सेम जाएगा, अभी तक दोनों का स्पीड सेम होगा, क्योंकि आईडीएस में हम इसी चीज को चेक करेंगे कि किसके वजह से इफेक्ट डाल रहा। हाँ, इफेक्ट डलेगा, कब डलेगा? जब इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और जहां इसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा, प्लस को अभी तो कोई ग्रुप लगा नहीं है ना, जहां ग्रुप लगेगा और इस प्लस को जहां स्टेबलाइजेशन मिलेगा, वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर अब ग्रुप लगा देंगे बेंजीन रिंग पे, और यहाँ पर प्लस का अगर हम क्रिएट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, तो इसकी केटाइन को हम देखेंगे कि केटाइन को कोई स्टेबलाइज तो कर रहा है क्या, प्लस एम से कोई स्टेबलाइज कर रहा है क्या, हाइपर से कोई कर रहा है क्या, प्लस आई से कोई कर रहा है क्या। जो करेगा इसको स्टेबलाइज, वो यहाँ पर क्या होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहां पर आईडीएस हम सेलेक्ट करते हैं, यहां पर एरोमेटिसिटी लूज होती है, इसीलिए स्लो स्टेप होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, अटैकिंग होता है। तो इन सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और एरोमेटिसिटी लूज हो जाना, आईडीएस कहलाना, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना, ये सब हम सेकेंड स्टेप में करते हैं। अब ये होने के बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में अब क्या बच गया है? अब सब कुछ हमारा अटैकिंग हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है। अब होगा क्या, यहां वाला हाइड्रोजन, अब इसको यहां वाला हाइड्रोजन, क्योंकि यहां वाला हाइड्रोजन हट के ही ये लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन की जगह पे ही तो ये आया था एक्स से, यानी कि यहां वाला हाइड्रोजन हटना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि उसी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो रहा हो। तो यहां वाला हाइड्रोजन हट के इस हाइड्रोजन पे चला जाएगा, यहां वाला हाइड्रोजन हट के यहां चला जाएगा। ठीक है, तो यहां वाला हाइड्रोजन जब हटेगा तो देखो क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में हम बोलते हैं प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है, क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है। अब क्या होगा, तो प्रोटोनेशन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और जो पहले से था वो तो था ही, तो ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा, यहां प्लस बन के निकलेगा, ये प्लस बन के निकलेगा, और यहां पर क्या है, प्लस है, और यहां पर क्या है, माइनस है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर बॉन्ड बन जाएगा, तो प्लस और माइनस में बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिला के ये है। अब तुम बोलोगे सर आपने यहां लिखा और इसमें यहां लिखा, हमने प्लस यहां लगाया था और माइनस यहां लगाया था, इसीलिए ये ऐसा बना, अदरवाइज हम उल्टा कर लिखते, प्लस यहां माइनस यहां, तो ये यहीं पर आता है। तो अभी तक कहीं यहां लिखो या यहां लिखो, बात एक ही है। तो थर्ड स्टेप में हमारा हुआ प्रोटोनेशन। तो थर्ड स्टेप से तो हमें लेना देना है नहीं, जो हमारा इसमें मेन इंपॉर्टेंट
स्टेप है वो है स्टेप नंबर 2। अच्छा, स्टेप नंबर 1 को हम बार बार सेपरेट पढ़ते हैं, तो हम बार बार आपको मैकेनिज्म बताएंगे नहीं, यानी स्टेप नंबर 2 अब दोबारा नहीं बताएंगे, केवल हम बार बार इलेक्ट्रोफाइल का आपका जनरेशन करवाएंगे कि कहाँ का इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने का तरीका यही होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा और हम नया नया इलेक्ट्रोफाइल बना के अटैक करवाते रहेंगे। तो ये जो होगा ये फिक्स हो गया कि हमारे लिए सबके इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये रिएक्शन होगा। तो स्टेप नंबर 1, 2 और 3 ये आप राइट डाउन कर लो। अब हम स्टेप नंबर 1 को हम बार बार रिपीट करेंगे, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। इसमें हम तुम्हें राइमर टीमर भी थोड़ा बता देंगे, हालांकि वो अल्कोहल फिनॉल में है वो, लेकिन यहीं पर हम बता देंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो। आप कोई डाउट है तो आप बोलो। ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये लास्ट में भी लिख देना कि C6H6 हो या C6D6 हो, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही होता है, उसमें डी और हाइड्रोजन से, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई डाउट है तो बोलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा, यहाँ जो हाइड्रोजन निकला है ना, इसको हम प्रोटोनेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ पर निकल गया ना, डी प्रोटोनेशन होगा। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को कौन निकालेगा? तो यही निकालेगा, ये वाला, ये हाइड्रोजन को निकालेगा यही वाला, ये इसका ही रोल होगा यहाँ के हाइड्रोजन को निकालने में। प्रोटोनेशन नहीं बोलेंगे, डी प्रोटोनेशन बोलेंगे। यहाँ माइनस क्रिएट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, सिस्टम से बाहर चला जाएगा। इसको आप राइट डाउन कर लो। चलो हो गया राइट डाउन। अब हम बार बार इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करवाएंगे, ठीक है। हम स्टेप 1 बार बार रिपीट करेंगे, यानी हम आपको बताएंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल याद भी रख सकते हो, ये बार बार याद हो जाता है। इसको हटाते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा वैसा ही रहेगा, बार बार इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करता रहेगा और हमारा मैकेनिज्म वैसा ही चलता जाएगा, ठीक है। बीच में हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और इसी चीज के बारे में हमें सब कुछ सोचना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे कैसे बनते हैं? पहला हमारा है नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रेशन प्रोसेस है। नाइट्रेशन में अगर हम HNO3 ले लें और H2SO4 ले लें, तो जो इनसे हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2 प्लस मिलता है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लिखता जाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इन दोनों के कभी भी आपको अगर दिया जाएगा कि अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पे अगर ऐसा दे दिया जाए कि HNO3 प्लस H2SO4, तो आप क्या लगा दोगे? नाइट्रोबेंजीन बना दोगे। यानी आप तुरंत स्टेप 1 में ये फॉर्मेशन हो गया, स्टेप 2 अपने आप प्रोसीड हो जाएगा, यानी कोई ग्रुप नहीं लगा है, हाइड्रोजन को हटा के और उसके जगह पे क्या कर देना है? इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब बात रहा ये कि NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, तो बनने का एक तरीका बस जान लेना है, बार बार हमें ये चीजें नहीं करना है। बस एक बार मैं तरीका बता दे रहा हूं, लेकिन बार बार आप इसको मतलब मेमोराइज हो जाता है, ध्यान में आ जाता है कि कैसे बनता है। एक्चुअली में ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो HNO3 और H2SO4, तो ये जो है इसके आगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग ये एसिड है इसके आगे, इसके कंपेयर में। और यहां जो बॉन्ड बनता है, यहां जो बॉन्ड बनता है वो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है।
अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये H+ को रिलीज करता है। तो दो एसिड को, आपको याद होगा जब दो एसिड को मिलाते हैं तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो वीकर होता है उसके सामने वो बेस की तरह बिहेव करने लगता है, यानी H+ एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये H+ रिलीज करेगा तो ये ऑक्सीजन पे ये H+ अपना एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था। H+ एक्सेप्ट कर लिया, करने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा क्योंकि ये अपने प्लस आ जाएगा क्योंकि अपना लोन पेयर ये डोनेट किया है। तब तक ये अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ से वाटर बन के निकल जाता है, -H2O बन के निकल जाता है और इस पे प्लस चार्ज छोड़ जाता है, यानी N डबल बॉन्ड O और ये, और इस पे प्लस चार्ज छोड़ के चला जाता है। यही हमारा हो जाता है NO2+। यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो कहने का मतलब है ये बार बार आपको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है। बस ये देखते आप तुरंत इलेक्ट्रोफाइल NO2 बना देना, और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेशन। तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ, तो कैसे हुआ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट भी याद रखना, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अपना H+ रिलीज करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये उसके सामने लेस एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका, तो उस केस में ये H+ रिलीज करेगा और ये H+ को गेन कर लेगा, तो इसके सामने ये बेस का काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ H+ का प्रोटोनेशन होगा, वाटर बन के निकलेगा, यहाँ NO2 का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इस तरह से NO2 का हमें फॉर्मेशन हुआ। तो पहला हमारा हो गया नाइट्रेशन। अच्छा, NO2+ बना, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, अब दूसरा स्टेप यहीं से रिपीट हो जाएगा। जैसे उस केस में X+ अटैक मार रहा था तो इस केस में NO2+ अटैक मारेगा, और सेम टू सेम प्रोसीजर हो जाएगा, और वहां पर NO2 जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो दैट इज नोन एज नाइट्रेशन, यानी बेंजीन रिंग पे NO2 को जोड़ना यानी नाइट्रोबेंजीन का बनना, दैट इज नोन एज नाइट्रेशन। तो याद रखना नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। तो सेकेंड हमारा है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है SO3H+। कभी कभी कहीं बुक में SO3+ भी बोलता है, ठीक है। तो ये अपने अपने जगह पे जो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में दोनों नहीं आएगा, कोई बुक ये बोलता है कोई बुक ये बोलता है, ठीक है। तो सल्फोनेशन होता कैसे है, तो सल्फोनेशन में दिया जाएगा H2SO4, इसमें केवल H2SO4 लिखा रहेगा। तो H2SO4 में ये जनरेशन कैसे होगा, तो H2SO4 ये आपका हो जाएगा ये। अब ये एक और H2SO4 होगा, ये क्या होगा, अपना H+ रिलीज करेगा ये, और ये H+ इस पे अटैक करेगा, और अटैक क्योंकि यहाँ लोन पेयर है और ये यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा। तो यहां से वाटर बन के जब निकलेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ा के लेके जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, SO3 और H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा प्लस, SO3H, ये पार्ट प्लस वाला है SO3H, ठीक है। तो इस तरह से हमें सल्फोनेशन में SO3H, या हम ये भी बोलते हैं कि ये यहां से जब जाता है तो ये जुड़ता है, फिर इसका फॉर्मेशन करता है। तो कुल मिला के सल्फोनेशन में ये नहीं जोड़ना है, जोड़ना है आपको सल्फोनेशन में SO3H। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा, इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताओ, क्योंकि ये जुड़ने के बाद फिर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो अगर हम रिएक्शन में लिखेंगे हम SO3 नहीं लिख देंगे। अगर हमें बेंजीन रिंग में हमें यहाँ H2SO4 दिया जाएगा, सल्फोनेशन कराने के लिए बोला जाएगा, तो हम सल्फोनिक एसिड ही बनाएंगे, बेंजोसल्फोनिक एसिड SO3H ही बनाएंगे।
यहाँ पर SO3H का ही अटैचमेंट होगा, SO3H का ही अटैचमेंट होगा, बराबर है क्या? तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, दैट इज नोन एज सल्फोनेशन। तो हमारा ये सल्फोनेशन हो गया, तो सल्फोनेशन भी हमारा हो गया और नाइट्रेशन भी हो गया, ठीक है। तीसरा है हैलोजिनेशन, तो थर्ड वन इज नोन एज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में X2 होता है और यहाँ पर AlCl3 होता है, या X2 होगा और FeCl2 होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, FeCl3 होता है और X2 यहाँ कभी कभी आयरन भी लिख देता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये तोड़ देता है, और ये जो होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और यहां से क्या छोड़ देगा, H+। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल का हमें जनरेशन करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें इस एग्जांपल में मान लो बेंजीन रिंग है और यहां पर दिया जाए आपको Br2 या Cl2 ही दे दिया जाए, या Br2 और यहां लिख दिया जाए AlCl3, या Br2 और यहां लिख दिया जाए FeCl3, कोई भी लिख दिया जाए, तो इस केस में ये जो ब्रोमीन है इसके साथ चला जाएगा और इसके पास जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा Br, यानी इलेक्ट्रोफाइल विल बी Br। तो इन हैलोजिनेशन इलेक्ट्रोफाइल विल बी X+, दैट इज नोन एज हैलोजिनेशन। तो हमने देखा सल्फोनेशन, हमने देखा नाइट्रेशन और हमने देखा हैलोजिनेशन, ठीक है। तो बस केवल हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और अटैक करवा देना है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और अटैक करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो हैलोजिनेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम पहले पढ़ेंगे फोर्थ वन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो हम फोर्थ वन में जो देखेंगे वो हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है RX, इसमें जो रिएजेंट लिया जाता है RX प्लस AlCl3, ठीक है। अब होता है क्या, ये तो क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये जो RX वाला पार्ट है इस पार्ट को ये यहां से उड़ा लेता है और उड़ा के AlCl3 अपने वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या बनाता है, अपने वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बराबर है क्या। इससे हमें कोई लेना देना है तो है नहीं इससे, बस इसका फंक्शन हमें जानना है कि ये लुईस एसिड का काम करेगा, ये लुईस एसिड का काम करेगा और यहां से उड़ा देगा। जो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा यानी एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो मिलेगा R+, वो मिलेगा हमें R+, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से हमें मिल जाएगा R+। एक हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया रिंग और रिंग में हमने क्या किया, हमने लिखा CH3 और यहाँ ले लेते हैं X, ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं AlCl3, तो ये इसको उड़ा देगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में CH3+। अब ये क्या करेगा, इस रिंग पे अटैक मारेगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप हमारा एल्काइलेशन हो गया, एल्काइल बन गया, इसलिए इसको एल्काइलेशन बोलते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्रीडल और क्राफ्ट, दिस वन इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। और एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना। अब यहाँ पर हमें रह गया कि इस ग्रुप पे हमें ला देंगे CH3, इस तरह से टॉलिन का फॉर्मेशन हो गया हमारा। अब इस चीज में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मान लो हमारे को रिएक्शन ऐसे दिया गया है, हमारे को रिएक्शन ऐसे दिया गया है C और यहाँ पर है X और यहाँ पर H और यहाँ पर है C और H, हम हाइड्रोजन नहीं लिखे। अब क्या होगा अगर इस रिएक्शन में ऐसा दिया जाए AlCl3, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बना लेगा
अब इलेक्ट्रोफाइल बनाने के बाद कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ, कुछ इस तरह का सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हुआ। हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये बना। अब जब इलेक्ट्रोफाइल ये बना, सॉरी, जब हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये बना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जब बना तो हम इसके यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमने स्टार लगाया इस पे। तो हमने यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, रीअरेंजमेंट यहाँ करा सकते हैं। तो रीअरेंजमेंट गलती मत करना, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है, एसाइलेशन में नहीं होता है, एल्काइलेशन में होता है। एल्काइलेशन में होगा, एसाइलेशन में नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी जो यहाँ का हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा और कार्बो प्लस यहाँ चला आएगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसका अगर अटैक करवाते तो माइनर मिलता, ये हमें क्या मिलता, माइनर मिलता। अब क्या होता, हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कहीं भी लगा दो इस ग्रुप को तो ये ग्रुप हमारा ये बन गया, यहाँ लगेगा तो इस पे 3 कार्बन लगेंगे, ये ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा, हमारा फॉर्मेशन ये हुआ। ये करते तो वो माइनर होता और गलत हो जाता। तो दिस वन इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें हमें रिएजेंट देख के समझ में आ जाता है कि हमें एल्काइलेशन करवाना है। RX वाला पार्ट R+ बनता है, तो R+ का हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं भूलेंगे। रीअरेंजमेंट के बारे में हम कभी भूलेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो गया रीअरेंजमेंट। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब जो एल्काइलेशन बनाना है तो मान लो अलग अलग थोड़ा चैप्टर में हम लेके आते हैं, अलग अलग चैप्टर में हम लेके आते हैं। ऐसे तो हमें यही पढ़ना है, लेकिन अगर हमें RX में अगर हम बोले AlCl3 है तो क्या बनेगा, R+। अगर मान लो ROH है और तुम कहीं से प्रोटोनेशन करवा दिए, इसको, तो ये क्या बन जाएगा, RH2O+ बन जाएगा। यहाँ लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाएगा, H+ जुड़ जाएगा यहाँ पर, और जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या जनरेशन होगा, यहाँ भी हमें एल्काइल पार्ट मिला और यहाँ भी मिला। तो कहने का मतलब कि जो हमें एल्काइल बनाना है, हम एल्काइल ऐसे भी बना सकते हैं। अब जब हम अल्कोहल में इसी टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे, जब हम इसी रिएक्शन को जब पढ़ेंगे अल्कोहल में, तो वहां से भी हम एल्काइल बना सकते हैं। जब हम ईथर में पढ़ेंगे तो ईथर में अगर मान लो ROR है और यहाँ पर कहीं पर प्रोटोनेशन हुआ, H+ का अटैक हुआ, तो ये बन जाएगा RO और ये R, यहाँ लोन पेयर था तो यहाँ H+ जुड़ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएगा ये, और यह बन जाएगा R+। तो कहीं ना कहीं हमें ईथर से हमें R+ यानी एल्काइल का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें अल्कोहल से एल्काइल का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें एल्काइल हेलाइड से अल्कोहल का एल्काइल का फॉर्मेशन हो रहा है। यह है एल्काइल हेलाइड। ये एल्काइल हेलाइड अभी 12th का पहला चैप्टर। फिर अल्कोहल से कहीं ना कहीं हमें एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ ईथर से भी एल्काइल हेलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें केवल एल्काइल हेलाइड से नहीं सोचना है, हमें अल्कोहल से भी करा सकते हैं और ईथर से भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह से R+ का बनना और R+ का बेंजीन रिंग पे अटैक करना, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में R+ हमारा जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। R+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जहां हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं। अब इस R+ का फॉर्मेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो एल्काइल हेलाइड से कर दे, या अल्कोहल से कर दे, या ईथर से कर दे, और फिर उस पर हम अटैक करवा दें। ठीक है, तो पहला हमारा मेन मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनाना हमारे लिए मेन है। बाकी जो सेकेंड स्टेप है वो हमारे को थोड़ा जब रेट RDS वगैरह जानना है, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ दिया जाए, ठीक है, उसके बारे में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में दिया जाए, उसके बारे में सोचने के लिए पहला ही स्टेप हमारा मेन है कि हम
इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे करें, हाउ टू फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल, हम इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएं। तो हमारा ये हुआ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब हम जो नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा हो जाएगा फिफ्थ नंबर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन एसाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। ये एसाइल ग्रुप है, मतलब रिएजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो रिएजेंट मिलता है एसाइलेशन में जो हमें रिएजेंट मिलता है वो मिलता है आर सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ Cl लिख दो, ठीक है। और रिएजेंट में यहाँ पर क्या लिख दो, प्लस AlCl3 लिख दो, AlCl3 लिख दो। अब ये क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इस क्लोरीन को एक खींच लेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा अपना लोन पेयर, जैसे ही देगा वैसे ही आर सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा प्लस। इसको एसाइल बोलते हैं, एसाइल। अब इसका रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचें, क्यों? क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, यहाँ बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये हमारा एसाइल का फॉर्मेशन हुआ, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलने वाला है हमारा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और प्लस मिलने वाला है। दिस वन इज आवर क्या इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम रिएक्शन करवाए और हम यहाँ बेंजिंग रिंग लिखे और बेंजिंग रिंग पे हम लिखे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl और यहाँ मैं लिख दूं AlCl3, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएगा, तो यहाँ बनाएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो ये प्लस यहाँ से आके जुड़ जाएगा और ये जुड़ना और यहाँ पर CH3 का लगना, दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट हमने एसाइलेशन करवा दिया, तो दिस वन इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के और क्या लग गया, एक ग्रुप लग गया, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, तो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl को हटा देगा और ये बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल और यही बेंजिंग रिंग पे अटैक कर लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वहां के हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन के बदले जोड़ देगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है तो नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखें, अब मान लो हमें यहाँ पर रिएक्शन में एनहाइड्राइड है, ठीक है, मान लो। अब हमें केवल इसी तरीके से नहीं करना है, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल में आर सी डबल बॉन्ड O एसिड क्लोराइड से ही नहीं काम चलेगा, केवल AlCl3 है, आर सी डबल बॉन्ड O प्लस, बाय द वे आर सी डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अगर मान लो हमें दे दिया AlCl3 एनहाइड्राइड है, तो यहाँ ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से निकल जाएगा, ये लोन पेयर लेके इसको देने चला जाएगा, ये यहाँ से तोड़ देगा बॉन्ड, तोड़ेगा तो क्या जनरेट करेगा, आर सी डबल बॉन्ड O प्लस। दिस वन इज ऑल्सो एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप का जनरेशन हुआ, हमारा इलेक्ट्रोफाइल वही मिला, यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल वही मिला हमें, ठीक है। मान लो अगर इसके बदले आर सी डबल बॉन्ड O और OH रहे, मान लो कार्बोक्सिलिक रहे और किसी भी तरीके से हम उस पर प्रोटोनेशन करवा दे, तो आफ्टर प्रोटोनेशन ये क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O और ये OH और यहाँ क्या लग जाएगा प्लस, और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ प्लस जनरेट हो जाएगा। अब ये अपना बॉन्ड तोड़ लेगा और वाटर बन के निकल जाएगा, ये माइनस H2O बन के निकल जाएगा, तो ये आर सी डबल बॉन्ड O प्लस बन गया। यानी यहां से भी हम इलेक्ट्रोफाइल बना लिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाने का हमारे को कहां से तरीके मिल गए, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने का एसिड हेलाइड से मिल गया, एनहाइड्राइड से मिल गया और कार्बोक्सिलिक से मिल गया। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक टॉपिक में आएंगे तो ये फिर से रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा,
ठीक है, तो हमें एल्काइल हैलाइड से मिल गया, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से मिला एसिड हैलाइड, यहां से हमें मिल गया एसिड हैलाइड से मिल गया, यहां हमें एनहाइड्राइड से मिल गया, यहां हमें कार्बोक्सिलिक से मिल गया। तो कार्बोक्सिलिक से इलेक्ट्रोफाइल बना, इससे इलेक्ट्रोफाइल बना, इससे इलेक्ट्रोफाइल बना और इससे इलेक्ट्रोफाइल बना। तो बाई प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, तो बाई प्रोडक्ट में जो यहां से Cl निकलेगा ना, तो यहां एल्युमिनियम जो है ना AlCl4 बना के रह जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट में बार बार यही एक लुईस एसिड और लुईस बेस का यहां रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आगे तो ये प्रोसीड नहीं करेगा ना। तो एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा जिस पर अटैक करेगा, और बाई प्रोडक्ट में एक एसिड और एक बेस का रिएक्शन बन के AlCl4 बन के रह जाएगा यहाँ पे। तो बाई प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं सोचना है, ठीक है। अगर लिखना है तो फिर अल्युमिनियम जो है यहाँ से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके AlCl4 बन जाएगा। तो हमें मेन सोचना है एसाइल ग्रुप के बारे में। तो जब एसाइल ग्रुप उस पर अटैक करेगा तो हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, एसाइलेशन हो रहा है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होता था R+ और एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O+। तो यहां पर ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज है, तो लिख लेना हियर रेजोनेंस विल बी अकर। अच्छा, एक चीज और तुम्हें ध्यान में आना चाहिए, क्या सर R यहां पर रेजोनेंस करवा के देखो एक बार कि यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, तो डोनर पे माइनस, एक्सेप्टर पे प्लस, ठीक है, एक्सेप्टर पे प्लस। अब यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड और O+ बन गया। यहां पे ये क्यों नहीं अटैक किया, मेरे को बताओ, ये क्यों नहीं अटैक कर रहा है, यही क्यों अटैक कर रहा है, ये क्यों नहीं अटैक कर रहा है, ये क्यों नहीं अटैक कर रहा है? तो हमारा आंसर ये होगा, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। कार्बन पे पॉजिटिव लगना अनस्टेबल है, और ये मत सोचना कि अनस्टेबल से जल्दी अटैक मारता है, नहीं, यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेबल चीज का होता है ना, स्टेबल ही पहले ये बनेगा, यही अटैक मारेगा। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, अहमद अली, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, बैक बॉन्डिंग बना रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है। रीअरेंजमेंट ऐसा थोड़ा है कि नहीं बनेगा, देख लो पूरा पूरा सही सही बॉन्ड बना हुआ पे। यहाँ पर कार्बन पे प्लस लगने का मतलब क्या, नाइट्रोजन का रूप ले लिया, ये बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं गलत है। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, हम बोल रहे हैं कि रिजोनेंस बनेगा ना, तो रिजोनेंस बनेगा। यहाँ पर रीअरेंजमेंट का हम क्यों नहीं क्वेश्चन बोल रहे कि रीअरेंजमेंट कराएं, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं ना कि इस पे रिजोनेंस हो रहा है। तो ये बात को लिख भी लेना कि रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहां बैक बॉन्डिंग बनना या रिजोनेंस हो रहा है। बैक बॉन्डिंग को यहां पर ऑर्गेनिक में क्या बोल देते हैं, रिजोनेंस। तो बैक बॉन्डिंग बनेगा तो प्लस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो डोनर पे माइनस, एक्सेप्टर पे प्लस, ये क्या हो गया, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये अनस्टेबल है, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो यहां से स्टेबल बनेगा कि अनस्टेबल बनेगा, तो हम बोलेंगे अब उस कंटेनर में कौन रहेगा, कंटेनर में यहां से ये ज्यादा रहेगा कि ये ज्यादा रहेगा, ऐसा नहीं कि इसका अमाउंट नहीं रहेगा, रहेगा। कंटेनर में यहां से जब ये बनेगा तो ये भी बनेगा और कंटेनर में ये भी बनेगा, मतलब रिजोनेंस करा के भी बनेगा। तो लेकिन इसका अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि ये स्टेबल है और ये क्या है, अनस्टेबल है, इसीलिए माइनर में होगा। और ये यहां पर ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन पे प्लस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आ गया, दैट विल बी अनस्टेबल। ऑक्टेट तो कंप्लीट है सबका, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ये प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए ये अटैकिंग नहीं होता है। तो हमारा ये होता है, इसलिए ध्यान रखना एसाइलेशन में हम अटैकिंग के बारे में नहीं सोचते हैं, सॉरी रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम एसाइलेशन कैसे कैसे तैयार कर सकते हैं, एल्काइल एसिड हैलाइड से, एनहाइड्राइड से, कार्बोक्सिलिक से, ठीक है, इन तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ये सब रिएक्शन फिर से आएगा, ऐसा नहीं कि वहां पर रिएक्शन नहीं आएगा, आएगा।
तो दिस वन इज एसाइलेशन। 5 हो गया हमारा। अब चलो एक दो और बता दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखना फ्रीडल क्राफ्ट कार्बोनाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट कार्बोनाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट कार्बोनाइलेशन ये जैसा है सब। COCl2 COCl2 प्लस AlCl3 क्या बनेगा? ये आसान है। C डबल बॉन्ड O Cl और Cl और यहाँ है AlCl3। एक क्लोरीन को एक खींच लेगा और क्या बन जाएगा? Cl C डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग द्वारा स्टेबलाइज है। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना। इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइलेशन, दैट इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट कार्बोनाइलेशन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? कितना हो गया? 6 हो गया। और लिख लो 2-4, फिर कल भी लिखवाएंगे। ये सब हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ। 2-4 और लिख लेंगे। गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो मैं इसका इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट लिखूंगा अभी के टाइम में। तो लिख लो 6 या 7 नंबर जो भी है। गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइलेशन। गेटरमैन कोच रिएक्शन CO प्लस HCl प्लस AlCl3 और जो हमारा बनता है ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये जनरेट हुआ है। कल बता देंगे कैसे आया है। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें जो लेते हैं हम ये फिक्स होता है। HCl लेते हैं और AlCl3 लेते हैं और यहाँ जो होता है CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ प्लस होता है। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, गेटरमैन सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 नंबर एक दो और लिख देंगे हम। यहाँ पर अगर हमारा फिनॉल है, हालांकि ये रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, फिनॉल में पढ़ेंगे, और यहाँ हमें अगर मिल गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म और यहाँ मिल गया हमें KOH। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल, एक कार्बिन बनता है। यहाँ पे कार्बिन बनता है, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है और हम इसका कल एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि ये कैसे बना। ये रायमंड टिमर रिएक्शन है, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायमंड टिमन रिएक्शन, यहां जो बनता है इलेक्ट्रोफाइल वो ClCl कार्बिन बनता है। ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। कार्बिन इज ऑल्सो, याद होगा, रेडिकल बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है और ये कार्बिन है। ये कैसे बना कल बताएंगे। इलेक्ट्रोफाइल, हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर। अगर मान लो, अच्छा यहाँ पर कल बताएंगे ऑर्थो पे क्यों हुआ है, पैरा पे क्यों नहीं हुआ है, तो कल डिस्कशन करेंगे। अगर यहाँ पर मान लो हमारा NaOH है और यहाँ पर हमारा है CO2, ठीक है, यहाँ पर बनता है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और यहाँ बनता है COH, दिस वन इज नोन एज कोल्बे। तो मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन कल दूंगा। बस इसमें बताना ये रह जाता है कि 11 नंबर डाइएजो कपलिंग रिएक्शन।
डायजो कपलिंग लिख के छोड़ देना, उसके बारे में कल लिखवाते हैं। ठीक है, ये दो लिख के बस छोड़ देना, इसके बारे में हम कल लिखवाएंगे। और इसके बारे में दो चार जो लास्ट के एक्सप्लेनेशन है राइमन टीमन, अब यहाँ पर ऑर्थो पे क्यों हुआ, मेटा और पैरा पे क्यों नहीं हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन हम कल देंगे। अच्छा, कल थोड़ा सा सोच के आओगे, क्या सोच के आओगे कि अगर रिंग पर, ये सब सोच के आओगे कौन कौन से, अगर रिंग पर अगर एक ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, या तो प्लस एम से हो, ठीक है, या प्लस एस से हो, या प्लस आई से हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो जब ये प्लस एम से होगा तो किस पोजीशन पर वो इलेक्ट्रॉन को रीच करेगा। अगर मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, या तो माइनस एम से हो, माइनस एस तो होगा नहीं, मान लो माइनस आई से हो, ठीक है, तो किस पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये दोनों कल सोच के आना, कि यही सोचोगे तो आगे का रिएक्शन में हम अलग से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अभी तक हम कोई ग्रुप नहीं लिए हैं, तो कल हम ग्रुप लेंगे। अब यहां पर लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब अटैकिंग करवाएंगे। यहां पर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तब हम अटैकिंग करवाएंगे। यहां पर हम लेंगे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेंगे, और भी लेंगे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब कहां हमें अटैकिंग करना होगा सोचना पड़ेगा। अगर मान लो एक हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम कहां अटैकिंग करें, तो हम ये सब के बारे में कल देखेंगे। ठीक है, ये सब लॉजिकल है, तो ये सब कल थोड़ा पढ़ के आना कि कौन ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है। सब जब जीओसी पढ़ाए थे उस समय बताया था मैंने कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, पहचानने का तरीका ही बताया था। ओके, थैंक्स टू ऑल।